हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 19वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 19वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए सभी अभ्यर्थियों को इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 19वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर 23 से यहाँ पर 11 कैसे बना है, या फिर 23 का संबंध 11 के साथ में कैसे है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 71 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया था। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस प्रश्न के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि 23 से यहाँ पर 11 कैसे बना है। तो मेरे भाई 23 से 11 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 23 की दोनों संख्याओं को एक बार आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 23 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो 2 और 3 मिलकर बन जाएगा 5। उसके बाद में इसी 23 की दोनों संख्याओं को एक बार आपस में किया गया है गुणा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 23 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 3 दूना के 6। और यदि हम इन दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर दें तो 5 और 6 मिलकर बन जाएगा 11। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 11 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 71 के अंदर और 71 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो एक बार इस 71 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 71 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 7 और 1 मिलकर बन जाएगा 8। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 71 की दोनों संख्याओं को एक बार आपस में गुणा कर देंगे। तो 71 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 7 एकम हो जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर देंगे तो 8 और 7 मिलकर बन जाएगा 15। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 15। और 15 ध्यान से देखिए हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई जल्दी से एक काम कीजिए, इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा।
तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 7, 7 के बाद में 12, 12 के बाद में 22, 22 के बाद में 42, 42 के बाद में 82 और 82 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस सीरीज में हमें संख्या दी गई है सबसे पहले 7, 7 के बाद में संख्या है 12। तो मेरे भाई 7 से 12 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए 7 से 12 बन जाएगा कैसे, यदि मेरे भाई हम क्या करें इस 7 का गुणा कर दे किसके साथ में, 2 के साथ में, तो यहाँ पर बन जाएगा 7 दूना के 14 और यदि हम इस 14 में से क्या कर दें -2 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 12। फिर इसी प्रकार से देखिए 12 से कितना बन रहा है 22, तो 12 से 22 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम इस 12 का क्या कर दें सबसे पहले 2 के साथ में गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 12 दूना के 24 और यदि हम इस 24 में से क्या कर दें -2 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 22। फिर देखिए 22 से कितना बन रहा है 42, तो 22 से 42 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम इस 22 का क्या कर दें सबसे पहले 2 के साथ में गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 22 दूना के 44 और इस 44 में से यदि हम -2 कर दें तो यहाँ पर बचेगा 42। अब इसी प्रकार से आगे देखिए 42 से आगे दिया गया है 82, तो मेरे भाई 42 से 82 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम इस 42 का क्या कर दें 2 के साथ में गुणा कर दें तो यहाँ पर देखिए 42 दूना हो जाएगा कितना 84 और यदि इस 84 में से -2 कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 82। अब मेरे भाई इसी प्रकार से देखिए हमें ज्ञात करना है कि 82 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई 82 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 82 का हम क्या कर देंगे 2 के साथ में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 82 का 2 के साथ में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 164 और सभी के अंदर -2 किया गया है तो इस 164 में से हम क्या कर देंगे -2 कर देंगे। तो 164 में से -2 करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 162, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी 162। और ध्यान से देखिए 162 में दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संबंधित शब्द का चयन करें। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से मोची का संबंध है चमड़े के साथ में उसी प्रकार से दर्जी का संबंध के शब्द के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि मोची का संबंध चमड़े के साथ में कैसे है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए मोची का संबंध चमड़े के साथ में कैसे है, तो जो मोची होता है इसका कार्य होता है कपड़े का। अब उसी प्रकार से हमें यहां पर बताना है कि दर्जी का संबंध किस शब्द के साथ में होगा। तो मेरे भाई जिस प्रकार से मोची का संबंध है चमड़े के साथ में उसी प्रकार से दर्जी का संबंध हो जाएगा कपड़े से, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर शब्द भरा जाएगा कपड़े। अब हमें देखना है कि कपड़े शब्द किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है कपड़े शब्द हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है,
यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो मेरे भाई हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ये मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 25,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। और मेरे भाई मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और यदि आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक कूट भाषा में यदि HE बराबर 40 लिखा जाता है और GO बराबर 105 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में BAND को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि HE बराबर 40 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि GO बराबर 105 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि BAND को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को बहुत ही शानदार लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। कैसे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि HE बराबर 40 कैसे लिखा गया है। तो मैंने आपको काफी बार बताया कि जब भी आपको अल्फाबेट लेटर से संख्या ज्ञात करनी हो तो आपको क्या करना है, आपके सामने दिए गए अल्फाबेट लेटर का करना है नंबरिंग। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए H आता है कितने नंबर पर, 8 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है E आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 5 नंबर पर है। अब यहां पर क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। यदि हम 8 और 5 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 8 पंजे 40। और मेरे भाई यहां पर देखिए 40 आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि GO बराबर 105 सेम इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो करेंगे क्या, सबसे पहले इन दोनों अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई यहां पर देखिए G आता है 7 नंबर पर है और O आता है 15 नंबर पर है। अब यहां पर इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहां पर 15 7 बन जाएगा 105। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 105 आप सभी के सामने दिया गया है। तो यहां पर देखिए यही सेम लॉजिक लगाएंगे हम यहां पर BAND के अंदर है और यहां पर पता करेंगे कि BAND को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहां पर देखिए B आता है कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, तो यहां पर लिख देंगे 2। उसके बाद में है A आता है 1 नंबर पर, यहां पर लिख देंगे 1। उसके बाद में क्या है N आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 14 नंबर पर, यहां पर लिखेंगे 14। उसके बाद में है D आता है कितने नंबर पर, 4 नंबर पर, यहां पर लिखेंगे 4। अब हम यहां पर क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2 का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो 2 एकम 2। उसके बाद में देखिए 2 का गुणा 14 के साथ में करेंगे तो 14 दुआ हो जाएगा 28 और 28 का गुणा 4 के साथ में करेंगे तो 28 चौका हो जाएगा 112। यानी कि BAND को लिखा जाएगा 112। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 112 में दिया गया है ऑप्शन D के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन D हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न
प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन गैस और ऑप्शन डी है नियोन गैस। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन गैस। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन को, ऑप्शन बी है प्रोटीन को, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट को और ऑप्शन डी है वसा को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है विटामिन को। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन ए अग्नाशय में, ऑप्शन बी है छोटी आंत में, ऑप्शन सी है अमाशय में और ऑप्शन डी है मस्तिष्क में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। देखिए क्वेश्चन बनता है यहीं से कि पिट्यूटरी ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे भाई याद रखना, इस पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और ये पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में मटर के दाने के समान पाई जाती है। तो इन प्रश्नों को भी आप जरूर याद रखना, क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है, इसलिए सभी को इस क्लास को क्या करना है, कंप्लीट देखना है। और क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मेरे भाई याद रखना मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। इसी के साथ में यहीं से क्वेश्चन और बनता है और यह क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो मेरे भाई याद रखना आरबीसी या लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है पलिया को। ठीक है, और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो मेरे भाई याद रखना आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। ठीक है, और यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस का, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस का, ऑप्शन सी है बाइफोकल लेंस का और ऑप्शन डी है बेलनाकार लेंस का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी है फोटोन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि इन सभी में से फोटोन परमाणु का भाग नहीं है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। ग्रीनविच देशांतर रेखा किस देश के मध्य से गुजरती है? ऑप्शन ए फ्रांस देश के मध्य से, ऑप्शन बी है जर्मनी देश के मध्य से, ऑप्शन सी है कनाडा देश के मध्य से और ऑप्शन डी है इंग्लैंड देश के मध्य से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि ग्रीनविच देशांतर रेखा इंग्लैंड देश के मध्य से गुजरती है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन ए वैज्ञानिक मैक्सवेल ने, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक पास्कल ने, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक न्यूटन ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया था वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है? ऑप्शन ए प्लेग रोग, ऑप्शन बी है हैजा रोग, ऑप्शन सी है टाइफाइड रोग और ऑप्शन डी है
एड्स रोग। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो प्लेग रोग है मेरे भाई ये वायु के द्वारा फैलता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से एलपीजी गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि एलपीजी गैस का मुख्य घटक है ब्यूटेन। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 7.2, ऑप्शन बी है 7.4 है, ऑप्शन सी है 7.8 है और ऑप्शन डी है 6.6। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मानव रुधिर का पीएच मान होता है 7.4। तो मेरे भाई 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि जो यकृत होता है उसके द्वारा पित्रस का स्रावण होता है और मेरे भाई उस पित्रस का पीएच मान कितना होता है, ये आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, एशिया कप हॉकी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1962 में, ऑप्शन बी वर्ष 1975 में, ऑप्शन सी वर्ष 1980 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1982 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि एशिया कप हॉकी की शुरुआत हुई थी वर्ष 1982 में। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को कहा जाता है हेमेटोपोइसिस। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मेरे भाई हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर हमने रामबाण क्वेश्चनों को तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको सभी क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। ठीक है, अब जो भी अभ्यर्थी मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लिया जाता है,
प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है और ये कहाँ पर पाई जाती है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। मेरे भाई इसी पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है और ये पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के अंदर स्थित होती है। ठीक है, तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।